एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखते हैं अशोक के धम्म तक हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अशोक ने बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती की यात्रा के समय यहाँ से धार्मिक कर को हटाया था। अशोक ने बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी की यात्रा के समय इसने यहाँ से धार्मिक कर को हटाया था। मुख्य कर 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था। इसकी जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिली है। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अब हम देखते हैं अशोक का धर्म क्या है। अशोक ने पाली भाषा में धर्म की व्याख्या की। बोलने की भाषा पाली थी। अशोक की शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। अशोक ने पाली भाषा में धर्म की व्याख्या की, इसलिए अशोक की बोलने की भाषा पाली और शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, परंतु अपने हिसाब से। अशोक ने 4 आर्य सत्य नहीं माना था। अष्टांगिक मार्ग को नहीं मानता था। अशोक अष्टांगिक मार्ग को भी नहीं मानता था। निर्वाण मोक्ष में विश्वास नहीं करता था। अब देखते हैं अशोक द्वारा भेजे गए अपने दूत। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न दूतों के माध्यम से इस कार्य को किया था। महेंद्र और संघमित्रा इन्हें श्रीलंका भेजा था। मध्यांतिक और कश्मीर और गंधार भेजा गया था। महादेव को महाराष्ट्र मंसूर भेजा गया था। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख का परिचय। भारत का पहला राजा अशोक था जिसने अभिलेख लिखवाने का स्रोत की। अशोक ने पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर अभिलेख लिखवाया। इसने अभिलेखों में ब्राह्मी तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। खरोष्टी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग वर्तमान पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में लिया गया था। टील पैंथर विद्वान के द्वारा पहली बार इसे पढ़ने का प्रयास किया गया, परंतु असफल रहा। 1837 ईस्वी में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अब देखते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय। अशोक ने अपने क्षेत्र में जनता को आदेश देने के लिए इन अभिलेखों को लिखवाया था। रुम्मन अभिलेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों में प्रशासनिक है। इसका विषय आर्थिक है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है। रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों के प्रकार। अशोक के अभिलेखों के प्रकार 3 प्रकार हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। और शिलालेख में भी 2 प्रकार हैं: बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। और स्तंभ लेख में भी 2 शिलालेख हैं: बृहदलेख और लघुलेख। हम देखते हैं अशोक के 14 बृहद शिलालेख और उनसे दी गई बातें। पहला शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक के द्वारा पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में अशोक के द्वारा पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक ने जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाया था। अब देख रहे हैं दूसरा शिलालेख। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों के निर्माण संबंधी चर्चा है। मानव के साथ साथ पशुओं के लिए चिकित्सालय की सुविधा की चर्चा की गई है। हम देखते हैं 8वां शिलालेख। अशोक के द्वारा की गई धार्मिक यात्राओं का उल्लेख है। 8वें अभिलेख में अशोक के द्वारा की गई धार्मिक यात्राओं का उल्लेख है। हम देखते हैं 9वां शिलालेख। अशोक के जन्म, विवाह तथा बीमारियों का उल्लेख 9वें अभिलेख में है।
अब हम देखते हैं 11वां शिलालेख। अशोक के द्वारा धम्म नीतियों का उल्लेख है। 11वें शिलालेख में अशोक के धम्म नीतियों का उल्लेख है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समान की भावना का विकास है। 12वें अभिलेख में सर्वधर्म समान की भावना का विकास है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है तथा अशोक के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है। 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध और अशोक के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है। अब हम देखते हैं 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया था। 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के प्रोत्साहित किया था, इसके बारे में 14वें अभिलेख में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। पहला है मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसे फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। मुगल राजा फर्रुखाबाद के समय यह टूट गया था। अगला है टोपरा स्तंभ लेख। यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। इसे फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। कौशाम्बी यूपी में है। इसे अकबर ने मंगवाया था इलाहाबाद। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इस पर मयूर मोर का चित्र अंकित कराया था। रामपुरवा स्तंभ अभिलेख। इसमें शेर की आकृति, बैल की आकृति वर्तमान राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। रुमनदेही स्तंभ लेख। यह नेपाल में स्थित है। बुद्ध की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेही अभिलेख है। अब हम देखते हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख। प्रयागराज यूपी में है। अशोक की पत्नी कारूबाकी तथा पुत्र चीवर का उल्लेख है। अब हम देखते हैं वर्तमान भारत से बाहर अशोक के अभिलेख। अब देखते हैं वर्तमान भारत से बाहर अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख। अगला है भारत से बाहर अभिलेख है शाहबाज गढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख, तक्षशिला तथा लगवान अभिलेख और सर एक गुना कंधार अभिलेख। इसमें अरमाइक है लिपि और शाहबाज और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है और तक्षशिला की लिपि अरमाइक लिपि है और सर है गुना का लिपि अरमाइक है। हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल। अशोक का पुत्र कुणाल था। यहाँ से मौर्य का पतन शुरू हुआ था। अगला है दशरथ। इसकी जानकारी दो प्राणों से मिलती है, वायु प्राण और मत्स्य प्राण से दशरथ की जानकारी मिलती है। हम देखते हैं संप्रीति। अशोक उत्तराधिकारी में सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने मौर्यों की दो राजधानियां बनाई, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इससे प्रशासन में मजबूती आई थी। ये मौर्य वंश का दूसरा राजा जिसने चंद्रगुप्त मौर्य तरह संलेखना से अपने प्राण त्यागे थे, अर्थात जैन धर्म को अपनाया था। ये मौर्य वंश का दूसरा राजा था जिसने संलेखना से अपने प्राण त्यागे थे। अब हम देखते हैं कालीशक। इसके समय भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। इस कालीशक के समय भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। देववर्मा या ब्रदर, ये मौर्य वंश का अंतिम राजा है। इसकी हत्या इसके अमात्य मंत्री पुष्यमित्र ने की। यहाँ से मौर्य वंश समाप्त हुआ। शुंग वंश की शुरुआत हो गई थी। अब देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन देखते हैं। सबसे पहले होता था राजा जो है प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। सारी शक्तियाँ इसी के पास थीं। विधायक, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ राजा के पास होती थीं। इसके बाद होता था चक्र प्रांत का मतलब है कुल 5 चक्रों में बटा हुआ था। यह सर्वोच्च अधिकारी प्रांतपति होता था, राजा के परिवार का होता था। मंडल। अगला है मंडल। पहला राजा, फिर चक्र प्रांत, फिर मंडल। मंडल में है यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी महामात्य कहा जाता था। मंडल का सर्वोच्च अधिकारी महामात्य कहा जाता था। इसके बाद मंडल के बाद होता था जिला। सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। जिला का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। विषयपति की सहायता 3 लोग करते थे, युक्त और प्रादेशिक और रज्जुक। जिला के बाद मध्यवर्ती स्वर ब्लॉक था।
इस ब्लॉक का सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक था, अन्य अधिकारी गोप्य था। उसके बाद आते हैं ब्लॉक के बाद गांव। यहाँ का ग्रामिक नाम का अधिकारी होता था। गांव में ग्रामिक नाम का अधिकारी होता था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के सर्वोच्च अधिकारी। मौर्य काल के सर्वोच्च अधिकारी, इन अधिकारियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। इनकी संख्या 18 बताई गई है। इन अधिकारियों का उल्लेख मौर्य काल के सर्वोच्च अधिकारी, इनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है और इनकी संख्या केवल 18 ही बताई गई है। अब हम एक तरफ देखते हैं अधिकारी और एक तरफ देखते हैं उनके कार्य। सबसे पहला है अधिकारी पुरोहित। पुरोहित क्या कार्य करता था? धर्म संबंधी कार्य देखने वाला प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित जो था धर्म संबंधी कार्य देखने वाला प्रधानमंत्री होता था। दूसरा है नागरख। नागरख नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तीसरा है दंडपाल। दंडपाल जो था सेना सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। दंडपाल जो था सेना सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। अगला है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो था फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। प्रतिष्ठा जो था यह फौजदारी मामलों का अधिकारी होता था। अगला है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो था दीवानी मामलों का जज। व्यवहारिक को दीवानी मामलों का जनक बनाया गया था। अगला है समाहर्ता। समाहर्ता जो था राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग मतलब वित्तीय का फाइनेंशियल का प्रधान होता था। अगला है सन्निधाता। सन्निधाता जो था राजकीय कोष संभालने वाला था। राजकीय मतलब तिजोरी संभालने वाला था। आटविक जो था वन्य विभाग का अधिकारी मतलब वनों का अधिकारी आटविक होता था। अगला है द्वारिक का मतलब राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी द्वारिक अधिकारी होता था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण अध्यक्ष जैसे कि सीता अध्यक्ष राज्य जमीन का अध्यक्ष होता था। और जैसा कि सुरा अध्यक्ष जो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष राजकीय जमीन का अध्यक्ष और सुरा अध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला है घूमता अध्यक्ष। ये जुए का अध्यक्ष होता था। ये गैमलर का अध्यक्ष होता था। अगला है लक्षणाध्यक्ष। यह टकसाल विभाग का अधिकारी मतलब टकसाल का होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उस होते हैं टकसाल। लक्षणाध्यक्ष होता है टकसाल विभाग का अधिकारी। अब था सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अधिकारी। बूचड़ खाने का होता है जहाँ पर भैंस वगैरह काटे जाते हैं, पशु वगैरह काटे जाते हैं, वो होता है बूचड़ खाना। वहां से ठीक से कटाई हो जाए, गायों को तो नहीं काटा जा रहा है, वैसे ये देखता था। अब देखते हैं मौर्यों के 5 प्रांत एवं उसकी राजधानी। मौर्यों की 5 प्रांत और उनकी राजधानी जैसे कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसाली और पाटलिपुत्र की रानी पाटलिपुत्र थी। ये आज हमारा मौर्य काल कंप्लीट समाप्त हो गया। इससे अगली कक्षा में हम देखेंगे किसी नए चैप्टर को। जब तक के लिए धन्यवाद। यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।